दोस्तों गुड इवनिंग। दोस्तों मैं हूं मनीष जायसवाल और कन्या चौराहे मुट्ठीगंज प्रयागराज इलाहाबाद, जी हाँ, इंडिया से। और मेरा मकान नंबर 869 है। भले ही मैं हिंदी में बोल रहा हूं, लेकिन यह वीडियो पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए है, क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए मैं इंडस स्क्रिप्ट को डिसिफर करने या उसके पीछे कौन सी डोमिनेटिंग लैंग्वेज थी उस तक पहुंचने की जो विश्व के अलग अलग लोग कोशिश कर रहे हैं, उसी तरफ मैं उनकी ही मदद कर रहा हूं। कुछ इसी तरह के वीडियोस, लाइव वीडियोस मैंने फेसबुक में बनाए हैं इंडस स्क्रिप्ट डिविजन टू संस्कृत के अलग अलग एपिसोड्स में, लेकिन वो वीडियो जो हैं 1 महीने के अंतराल के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे। दरअसल इन जो भी हमने व्यू फेसबुक पे डेवलप किया है, उसके अंत में कंक्लूजन में मैं यही पहुंचता हूं कि इंडस स्क्रिप्ट के पीछे जो डोमिनेटिंग लैंग्वेज है वो कोई और नहीं है। प्रोबेबली जो डोमिनेट कर रही है वो है प्रोटो तमिल लैंग्वेज, और ये हमारा क्लेम है। और इसके बेसिस एंड हमारे प्रोपोजिशंस मैं एक एक करके आपको बताना चाहता हूँ। दरअसल इंडस स्क्रिप्ट ले लीजिए, जो कहीं ना कहीं जो हमें सील्स में मिली हैं, पत्थरों पर मिली हैं या बर्तन पे मिली हैं, उसके जो भी सिंबल्स मिले हैं उन सिंबल्स में, और अशोक, जी हाँ, राजा अशोक के समय जो मतलब सेंचुरी से 300-400 ईसा पूर्व के समय जो भी हमको क्या बोलते हैं ब्राह्मी लिपि मिली है, या बाद में उससे जन्मी जो भी लिपियाँ मिली हैं, जिसमें हमारी मॉडल लैंग्वेजेस हैं, तमिल हो चाहे दक्षिण में, या फिर देवनागरी हो, क्या बोलते हैं देवनागरी लिपि हो नॉर्थ इंडिया में, ये सब जो हैं कहीं ना कहीं ये सभी जो स्क्रिप्ट्स हैं वो इंडस वैली स्क्रिप्ट से ही जन्मी है। मेरे इस बेसिस या इस क्लेम के पीछे जो प्रपोजिशन ये है कि इंडस स्क्रिप्ट जो इस पे जो बेस्ड है वो है रिवर ट्रिब्यूटरी फ्लो मॉडल पर। जी हाँ, उनके ज़्यादातर जो सिंबल्स हैं उसमें, या मेन सिंबल्स कहिए, जो सेंट्रल थीम है उसमें एक वर्टिकल लाइन है, और वर्टिकल लाइन से कहीं ना कहीं दो या तीन, या जैसे क्या बोलते हैं, एक जैसे कि अगर कोई रिवर पहाड़ से फ्लो कर रही है, पहाड़ की ऊंचाई से नीचे जा रही है, और जैसे ही डेल्टाइक रीजन में आती है तो नीचे के हिस्से में कई पार्ट्स में वो फैल जाती है, टूट जाती है। तो ये बेसिक थीम जो है रिवर की अंडरस्टैंडिंग का पहाड़ पे रहने वाले लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, और वो जो नदी पे निर्भर भी थे, पहाड़ पे हमारे सबसे पुराने एंसेस्टर्स, क्योंकि जंगली जानवरों का नीचे वो खतरा था और एक तरह से घने जंगल भी हो सकते थे, तो उतने टूल्स भी नहीं थे। तो जो भी हमारे एंसेस्टर सबसे पहले रहे होंगे वो पहाड़ पे रहे होंगे, और नदी पानी के बिना कोई नहीं रह सकता। तो रिवर का ये फ्लो और इसका ड्रेनेज सिस्टम, और जिस ड्रेनेज सिस्टम को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से सिंधु घाटी सभ्यता के जो सबसे बड़े शहर हैं मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा, और मोहनजोदाड़ो जिस तरह से खुद ऊंचाई पे बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं पहाड़ों के कारीगरों की लैंग्वेज है सिंधु घाटी सभ्यता की इंडस वैली स्क्रिप्ट। और रिवर उनके केंद्र में है, और पहाड़ से जन्मी रिवर, और जो नीचे जाती है और क्या बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज में ब्रेक हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो भी उन्होंने पहले पहाड़ पर अगर नेचर को देखा होगा, पिक्टोग्राफिक इस जो क्या बोलते हैं फिगर्स बनाए होंगे, तो उसमें रिवर संबंधित फिगर या उनकी ये लाइनें और इसका इस तरह से टूट जाना, वो केंद्र में वो हमारे आदि मानवों के रहे होंगे। और पत्थरों पे जैसे जैसे उनको कुशलता हुई, और जैसे जैसे क्या बोलते हैं लैंग्वेज भी डेवलप हुई, कुछ चीज़ों को वो समान तरीके से बोलने लगे, तो कहीं ना कहीं जो भी वो एग्जैक्ट फिगर बना रहे थे उनको कहीं ना कहीं वो पत्थरों पर उनको साइन भी देने लगे। अगर 4 पैर का जानवर है तो 4 खड़े डंडे हो सकते हैं, और उनको एक क्या बोलते हैं हॉरिजेंटल डंडा जोड़ सकता
है। ये 4 वर्टिकल लाइंस कहीं ना कहीं संख्या को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो सील्स हैं उसमें एक सेंट्रल वर्टिकल लाइन बहुत सारे सिंबल्स में, और उसके साथ नीचे के डायरेक्शन में खासकर क्या बोलते हैं उनसे जन्मी कई लाइनें कहीं ना कहीं जो रिवर की इम्पोर्टेंस, रिवर की समझ, उनकी ट्रेन की समझ और किस तरह से वो मैदान में ब्रेक हो जाती हैं, या पहाड़ पे भी कि अगर सामने अवरोध है 2 हिस्से में तोड़ जाती हैं, उसकी समझ को दर्शाता है। और कहीं ना कहीं जब उन्होंने पत्थरों पे सबसे पहले लिखना चालू किया तो रिवर के इस एस्पेक्ट को, रिवर ट्रिब्यूटरी मॉडल को उन्होंने अपने केंद्र में रखा। वो उनके दिल के करीब था, प्रकृति के करीब था, समझ के करीब था। और कहीं ना कहीं उस जब मॉडल को अपने सिंबल्स में रखा, वो बात अलग है कि उस समय उनकी लैंग्वेज क्या थी, कैसी थी, पहाड़ों के समय किस स्तर पे डेवलप थी, और उन्होंने उसको क्या मतलब दिया, क्या बोलते हैं, कोई पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया किसी सिंबल को या कॉम्प्लेक्स सिंबल को, या एग्जैक्टली कुछ सिंबल में मछली भी दिख रही है सिंधु घाटी सभ्यता के तो वो उसको सिम दे रहे हैं, या उसके पीछे भी कोई क्या बोलते हैं वो संदेश देना चाहते हैं, या ध्वनि लैंग्वेज भी डेवलप हुई होगी। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ संस्कृत की तरह नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ध्वनि और आपस में बातचीत की समझ, कहीं ना कहीं सिंबल्स में उन्होंने ध्वनि को भी और क्या अपनी लैंग्वेज के अनुसार उनको व्याकरण दिया होगा ना। लेकिन सेंट्रल थीम जो है वो कहीं ना कहीं जो है उनके स्केच के पीछे जो उन्होंने पहाड़ों में बनाए, और जो आज तक ब्राह्मी लिपि और उसके आगे के जो भी उससे डेवलप लिपियां हैं उसकी थीम में मौजूद कहीं ना कहीं है। स्वयं ब्राह्मी लिपि नीचे के मतलब सेंट्रल लाइन से जब नीचे जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो कई पार्टों में टूटती है, कर्वेचर इत्यादि, जैसे नदी क्या बोलते हैं मैदान में थोड़ा घूमने लगती इत्यादि होने लगती है। कहीं ना कहीं वो थीम जो है कंटिन्यू है। और एक तरह से इंदस स्क्रिप्ट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट और उससे रिलेटेड और मॉडर्न स्क्रिप्ट्स कहीं ना कहीं सिंधु घाटी से रिलेटेड हैं। और कहीं ना कहीं जो ड्रेनेज आर्किटेक्चर यूनिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और अपने समय की कंटेम्परेरी जो मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन या इजिप्ट की सिविलाइजेशन से कंपैरिजन में अर्बन प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम में जो महारत हासिल है, कहीं ना कहीं उसके पीछे कहीं ना कहीं और पुरानी हजारों साल की मेहनत है पत्थरों के कारीगर की, और पानी के फ्लो की उसकी समझ की, कैसे पहाड़ से निकले हुए पानी जहाँ हमारे एंसेस्टर बधे थे, कैसे तराई में वो चली जाती है, पानी नदी बंद हो जाती है, दिखती नहीं है, लेकिन फिर थोड़ी दूर पे जब निकलती है तो फिर से फ्रेश एयर के रूप में, फ्रेश वाटर के रूप में निकलती है। और जो भी कूड़ा कचरा पहाड़ में रिवर के किनारे इकट्ठा किए थे वो कहीं ना कहीं गंदगी इत्यादि छन के वो साफ़ हो जाती है। तो मेन होल्स में, हड़प्पा के मेन होल्स में कहीं ना कहीं जो है लाइम पत्थर का जो दुर्गंध को सोख ले, तो एक तरह से कहीं ना कहीं तराई की तरह एरिया को उससे सीख है। और पानी के लिए जिस हिसाब से वो ऊंचाई पे शहर बसा है और पानी इकट्ठा ना हो, कहीं ना कहीं वो ड्रेनेज सिस्टम की समझ को भी दर्शाता है। और ये सब पॉसिबल हो नहीं सकता है कि जो पहाड़ों के कारीगर हैं, अगर वो उनके पीछे लंबा इतिहास ना हो, पहाड़ों पे उन्होंने टूल्स बनाए, पहाड़ों पे ही टूल्स बनाते बनाते वो सब कॉन्टिनेंट के नीचे जंगलों में काटे या मैदानों में गए, और कहीं ना कहीं पहाड़ों के ही जो प्लेट्यूज हैं उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी पहले कहीं ना कहीं शहर भी बसा लिए होंगे। क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर एक बार टूल्स इत्यादि हो गए, एग्रीकल्चर की नॉलेज भी हो गई, तो कभी भी जगह की कमी नहीं थी, न खेती की कमी थी, न पानी की कमी थी। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमेशा से क्या बोलते हैं पर्याप्त था, उसको बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको अनाज को स्कैल्टी या मौसम शुष्क नहीं था, या कि इतना प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा ना, ये सब चीज़ें नहीं थी उन शुरुआती दिनों में, और ना इतना कन्फ्लिक्ट था। और अगर हम इसको इन सिचुएशन को कहीं ना कहीं इस सब ट्रॉपिक की सिचुएशन को अगर हम सेंट्रल एशिया इत्यादि से मिलाएं, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर इत्यादि का नॉलेज भले ही हो जाए पहाड़ से उतरे आदमी को, लेकिन अलग अलग कन्फ्लिक्टिंग ट्राइब्स इत्यादि, या कहिए कि मौसम की शुष्की की वजह से क्या बोलते हैं एक ही ट्राइब के कई अलग अलग जो एंसेस्टर्स होते हैं अलग अलग हैं,
तो उतना प्रोडक्शन और इत्यादि शुष्क मौसम के कारण पॉसिबल भी नहीं था। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है करीब 3000 से 1500 BC के मध्य जो सभ्यता है उसने कोई किंग सिस्टम इत्यादि नहीं बनाया है, क्योंकि खेती किसानी से प्रोडक्ट के लिए उनको बचाने के लिए उस तरह की व्यवस्था की उनको कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। एक्चुअली में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पहाड़ों की दुनिया और वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, क्योंकि उन्होंने जो बनाया रचा बसा और उनमें जो मास्टरी, उसके लिए हार्ड पत्थर, विशिष्ट पत्थर और उनके चिन्ह जो हैं वो हजारों सालों से आज भी मौजूद हैं। और वो जहाँ भी उस तरह के पत्थर जो भी मिले हैं कहीं ना कहीं तमिलनाडु से लेकर बलूचिस्तान इत्यादि तक वो पत्थर, अभी जो रिसेंट स्टडीज़ भी आई है 10,000 से लेकर 40,000 साल पुराने तक, वो जो सिंबल्स इत्यादि चित्र इत्यादि, ये कहीं ना कहीं पत्थरों की सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता एक कंटिन्यूटी को, उनके आर्किटेक्चर में जो इतना आत्मविश्वास, इतना जो समझ, कहीं ना कहीं पहाड़ों के कारीगरों की, और कहीं ना कहीं उन्होंने जो पहाड़ों के साथ खेलना और उस पर महारत हासिल कर ली और प्लेटूस पे जो अपनी दुनिया बनाई, तो ये सारी परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं ओरिजिन की सबसे जो अनुकूल थी हर तरफ से, वो कहीं ना कहीं साउथ इंडियन, जी हाँ, तमिलनाडु से लेकर महाराष्ट्र तक के जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं, वेस्टर्न घाट्स ना कहीं उसकी ओर इशारा करते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता की स्क्रिप्ट जो है बेसिकली, जो यहाँ पर जो एक नॉर्मल व्यू होता है कि पहले पहाड़ से लोग उतरे, एग्रीकल्चर की ओवर प्रोडक्शन हो गया, उसको बचाने के लिए जब अनाज ज़्यादा हो गया तो रक्षा की ज़रूरत पड़ी तो किंग सिस्टम इत्यादि, या एक तरह से मतलब कंट्रोलिंग और सुरक्षा देने वाले लोग ना। लेकिन यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता डिफर कर रही है, क्योंकि पहाड़ और पहाड़ से संबंधित नॉलेज और कारीगरी हमेशा केंद्र में रही। अनाज इत्यादि खेती से रिलेटेड प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट की स्थिति क्या बोलते हैं अपनी समकालीन सभ्यताओं के अनुसार उनमें नहीं थी। तो जो भी हुनरमंदी में लोग ज़्यादातर थे, और ये पत्थरों के कारीगर ही वास्तव में असली बाद में व्यापारी भी साबित हुए, जब दूसरी सभ्यताओं से इन्होंने इंटरेक्ट भी किया, और वही वास्तव में इंटरप्रेट भी कर रहे थे। और वही वास्तव में जो पहाड़ से ही ज़मीन पे बगल पे नहीं उतरे, पहाड़ के बाद उन टूल्स के ज़रिए कहीं ना कहीं हजारों साल वो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जाते रहे, और पहाड़ जाते जाते वो अगर ईरानियन प्लेटू तक भी पहुंच गए हों तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या बोलते, पहाड़ से उतर कर टूल से वो खेती भी करने लगे हों, लेकिन ज़्यादा जहाँ घना जंगल नहीं है तो में भी ज़्यादा क्या बोलते हैं अनुकूल कंडीशन और कम खतरे वाली कंडीशन उनको सेंट्रल एशिया इत्यादि या ईरानियन प्लेटू में मिल जाए खेती के लिए। लेकिन वास्तव में जो पहाड़ और उससे संबंधित जो डाइवर्सिटी ऑफ प्लेट्यू, और कहीं ना कहीं पहाड़ के कारीगर के लिए आवश्यक मेटलर्जी इत्यादि, ये पूरे कहीं ना कहीं एक पूरा जो सिस्टम और कंटिन्यूटी कहीं ना कहीं जो साउदर्न इंडिया में मिलता है वो कहीं और नहीं था। और कहीं ना कहीं पहाड़ों के ये कारीगरों ने अपने प्लेटूज में पहले शहर बसाए, और उस वो शहर नॉर्मल जो ट्रांसमिशन है कि जब गांवों में ओवर प्रोडक्शन हो गया तो उसको रक्षा करने के लिए एक सिस्टम आया, फिर लोग खाली हुए तो वो फिर मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि में लगे। उसके इतर कहीं ना कहीं पहाड़ों के कारीगर जो इनिशियली जो चित्र बना रहे थे वो हमेशा एक कंटिन्यूअस डेवलपमेंट में थे, और पहाड़ों से खेलते आपको से एक ब्रांच खेती इत्यादि डेवलप करे, लेकिन उसकी रक्षा की ज़रूरत नहीं थी। और पहाड़ इफरात थे, उनकी टेक्निक्स इम्प्रूव कर रही थी, और वो बनाने में ही मस्त थे, मैन्युफैक्चरिंग में ही मस्त थे। और कहीं ना कहीं उन चीज़ों की ज़रूरत जब बिस को पड़ी तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने सेंटर्स को उस एरिए में क्या बोलते हैं धीरे धीरे पहुँचे, जहाँ पर कहीं ना कहीं उनको भी कुछ नई चीज़ें मिल सकें जो पत्थर नहीं दे सकते हैं। आपको खाना, खेती बाड़ी की ये सब चीज़ें मिल जाती थी, लेकिन जो भी प्रोडक्ट कहीं ना कहीं दूसरी सभ्यता दे सकती थी और उनके करीब भी पहुंच सके। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में है, कहीं ना कहीं उसको जो पहाड़ के कारीगरों ने ट्रेड के लिए कहीं ना कहीं ही उसको वास्तव में डेवलप किया, उस अर्बन सेंटर को।
और उस अर्बन सेंटर में जो कारीगरी दिखी और जो ड्रेनेज सिस्टम दिखा, पहाड़ पे हज़ारों साल का अनुभव और पहाड़ की में नदियों का रिस्पेक्ट, और कहीं ना कहीं जो उन्होंने सील्स बनाए कि वो मुख्य चीज़ वो व्यापार के लिए ही उन्होंने उस शहर को बसाया था। तो व्यापार में सब सिस्टम एक सिस्टम से चलता रहे और व्यापार में उनकी लैंग्वेज को भले ही दूसरे लोग ना समझ पाएँ, लेकिन फिर भी व्यापार में वो क्या बोलते हैं इफ़िशियंट वे में व्यापार चलता रहे और लोग एक दूसरे से आए क्षेत्र में व्यापार करें तो उनको बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशन इत्यादि की ज़रूरत भी ना हो, लेकिन जो भी व्यापार करें, जिस भी व्यापारी का माल है वो सकुशल नाव पे पहुंच जाए और जब वहाँ बाद दूसरे जगह उतरे तो फिर से क्या बोलते हैं उन सारे व्यापारियों को मिल जाए। इसलिए सील बनाई गई और सील पर कहीं ना कहीं जो उन्होंने सिंबल्स दिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जो उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी, वो कहीं ना कहीं जो सिंबल्स हैं या ग्रुप ऑफ सिंबल्स हैं वो और कुछ नहीं, व्यापारी जो माल ले रहा है कि कौन से मतलब क्या चीज़ ले रहा है, चावल ले रहा है, दाल ले रहा है, वीट ले रहा है, बार्ली ले रहा है, मूर्ति ले रहा है, पत्थर ले रहा है, जेवरों का सेट ले रहा है, वो कमोडिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट में कहीं ना कहीं किसी कॉम्प्लेक्स सिंबल में क्या बोलते हैं कितना क्वांटिटी है, कितने केजी लेना है और किन किन बोरियों की, अगर चावल 100 केजी है, 10-10 किलो की बोरियां हैं तो यूनिट्स को भी दर्शा रहे होंगे। अगर सील में जगह कम है तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स सिंबल जो है वो प्रयोग कर रहे होंगे और वो 3 चीज़ों को दर्शा सकते हैं। वो सिंबल वो सामान को और उसके मैग्नीट्यूड को और उसके यूनिट्स को एक साथ भी दर्शा सकते हैं। और अगर वो कोई व्यापारी कम ही सामान ले रहा है तो मे भी वो क्या बोलते हैं इसी चीज़ को कुछ ग्रुप ऑफ सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पहले 2 सिंबल जो हैं क्वांटिटीज या पहले ग्रुप ऑफ कुछ सिंबल्स कहीं ना कहीं नाम बता दें, क्वांटिटी का मतलब जो चीज़ ले रहे हैं प्रोडक्ट कमोडिटी का नाम, और उसके बाद कुछ एडजेसेंट सिंबल कहीं ना कहीं क्वांटिटी और उसी के साथ साथ क्या बोलते हैं यूनिट भी बता दे। तो डिपेंड करेगा कि स्पेस कितना है सील पर और व्यापारी कितना सामान, कितनी अलग अलग तरह की वस्तु दो, कितनी क्वांटिटी में और कितने सेट्स में इत्यादि में लेना चाहता है। और वास्तव में व्यापारी काफ़ी दिन रुकता था शहर में और इंटरेक्ट भी करता था, तो जैसे जैसे वो सामान लेता जाता था तो वैसे वैसे राइट से वो एंट्री करता जाता था उसको सील में, उनको उसको क्या बोलते हैं सील में अपनी कमोडिटीज़ को वो रेखांकित करवाता रहता था, कितना क्वांटिटी है, यूनिट्स है, ये सब भी कि आने जाने में दिक्कत ना हो, टैक्सेशन में दिक्कत ना हो ना, और उसका सामान भी गायब ना हो ना इत्यादि। और जैसे जैसे मान लीजिए इरादा बदल गया कि हमको क्या बोलते हैं और थोड़ा और ज़्यादा सामान लेना है, तो इसीलिए लेफ़्ट साइड में कभी कभी सील में जगह कम हो जाती है तो कहीं ना कहीं सिंबल्स कंप्रेस भी होने लगते हैं। सील्स में जगह कम है इसलिए ज़्यादा सिंबल्स नहीं आ सकते हैं, लेकिन व्यापारी की भी तो लिमिट समझिए, वो ज़्यादा सामान लेके भी तो नहीं जा सकता है ना, इसलिए सील्स में क्या बोलते हैं सिंबल्स कम हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है क्या बोलते हैं जो सिंबल्स में कभी कभी रिपीटिशन आ जाता है इतने कम सिंबल्स में भी, तो कारण क्या होता है कि मान लीजिए कुछ ज़्यादा दिन रुक गए, एक फसल या एक सेट जेवर और तैयार हो गया या कुछ और चीज़, तो इसीलिए फिर से वो सिंबल जो है वो वास्तव में फिर से रिपीट हो जाता है। इस तरह के भी चांसेस हो सकते हैं। तो एक्चुअली में सिंधु घाटी सभ्यता की स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं जो सील्स में रिप्रेजेंट कर रही है वो कहीं ना कहीं सभ्यता की नीड्स को रिप्रेजेंट कर रही है। और सील पे जो भी स्क्रिप्ट लिखी गई है एक्चुअली में वो कल्चरल एस्पेक्ट को ज़्यादा रेखांकित नहीं कर रही है या किंग सिस्टम को नहीं रेखांकित कर रही है कि एक बड़े से रोजोटा स्टोन की तरह इंक्रिप्शन हो, बहुत सारे लेटर्स और पूरी कहानी बताएं, बल्कि वो जो स्क्रिप्ट लिखी गई है सिंधु घाटी सभ्यता की सील्स पर वो कम से कम मतलब सिंबल्स में कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा बातें, जी हाँ, जहाँ आर्टिकल का नाम से लेकर क्वांटिटी से लेकर यूनिट्स से लेकर
वो ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सके कम से कम जगह पर, उसको व्यापार की नीड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक व्यापारी एक लिमिटेड प्रोडक्ट ही इतना ले सकता है, ज़्यादातर ज़्यादा लेगा तो भाई और एक आध सील बना लेगा अपने साथ ना। तो कहीं ना कहीं ट्रेड की इफ़िशियंसी के लिए, ट्रेड के प्रोटेक्शन के लिए, और सिंबल्स कभी कभी क्या बोलते हैं, ये सिंबलों में काम करने से, भले ही इसके पीछे इंडस स्क्रिप्ट हो, भले ही इनके पीछे पत्थरों की कारीगरों की अपनी जो लैंग्वेज रही होगी जो है, और कहीं ना कहीं वो तमिलनाडु एरिया और उनसे रिलेटेड जो लैंग्वेज है, और चूँकि कंटिन्यूटी है हज़ारों साल की इनके पीछे, और कारीगर ही व्यापारी इंटरप्रीटर हैं, तो कहीं ना कहीं इनके पीछे जो लैंग्वेज है वो प्रोटो तमिल टाइप की भले ही रही होगी, और उसके आधार पर उन्होंने इन सिंबल्स को जन्म दिया होगा, और इसको व्याकरण को क्या बोलते हैं जन्म दिया होगा, या जो भी फिगर का जिस सेंस है वो सब जन्म दिया होगा। तो स्क्रिप्ट कई तरह की हो सकती है, ध्वनि को भी रिप्रेजेंट कर सकती है, वो चित्र को भी रिप्रेजेंट कर सकती है, क्योंकि पुरानी सभ्यता चित्र उनके सबसे पहले हैं ना, किसी सेट को भी रिप्रेजेंट कर सकती है। और कोई कॉम्प्लेक्स सिंबल भले ही इस एक क्या बोलते किसी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है कोई कॉम्प्लेक्स सिंबल, और भले ही व्यापारी और भले ही लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते स्क्रिप्ट एक हो, लेकिन लोकल लैंग्वेज में एक ही प्रोडक्ट जो है अलग अलग नामों से धीरे धीरे बदलते बदलते समय के साथ अलग अलग नामों से भी हो सकता है। तो एक स्क्रिप्ट और एक पीछे मदर लैंग्वेज होने के बावजूद भी रीजनल वेरिएशन के कारण, अगर एकदम स्ट्रिक्टली उसी सेंस में चलेंगे ग्रामेटिकल सेंस में भी, तो में भी क्या बोलते हैं एक ही प्रोडक्ट के लिए जो अलग अलग एरियाज में थोड़ा अलग अलग नामों से जाना जा रहा है, वो डिफरेंट सिंबल भी दे सकता है एक ही स्क्रिप्ट में। इसलिए कहीं ना कहीं जो मदर लैंग्वेज है, जो मदर प्रोटो तमिल लैंग्वेज है, और जो कहीं ना कहीं साउथ इंडिया में है, उसको हमेशा ध्यान में रखा गया ताकि स्क्रिप्ट ज़्यादा चेंज ना हो, सिंबल ज़्यादा चेंज ना हो। प्लस अगर सिंबल्स बहुत सिंपल हैं, जो केवल एक सिंबल एक ही ध्वनि को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके कई सिंबल्स के जरिए अगर हम किसी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे तो ज़्यादा स्पेस भी लेगा। लेकिन क्या बोलते हैं होगा क्या कि इसको समझने में जो इस लैंग्वेज से परिचित नहीं है व्यापारी लोग या अदर लोकल लैंग्वेज, और हर आदमी क्या बोलते हैं उतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो उस सिंबल के माध्यम से ट्रेड नहीं कर पाएगा, याद नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अगर जगह भी बच जाए तो इसलिए कॉम्प्लेक्स सिंबल, जी हाँ, सिंबल क्या बोलते हैं लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट ग्रुप ऑफ सिंबल ही नाम पता इत्यादि ना बताएं क्वांटिटी, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स सिंबल जो कहीं ना कहीं जो सिंपल सिंबल से मिल के बना है, और उसके अंदर एक बॉडी भी हो सकती है जो नाम बताए, और उसके साथ कुछ दूसरे सिंबल्स भी अटैच हो सकते हैं जो क्वांटिटी और क्या बोलते हैं यूनिट भी बताएं। और सिंबल्स क्या बोलते हैं अगर इतने कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहेंगे और मदर लिपि का, मदर लैंग्वेज का उसको ध्यान दिया रहेगा, तो भले ही आप स्क्रिप्ट और लैंग्वेज से बाहरी व्यापारी या लोकल लोग इतना जानते नहीं या पढ़े लिखे भी ना हो, लेकिन सिंबल जब कॉम्प्लेक्स रहेगा तो कहीं ना कहीं वो उनको उसकी बॉडी को देख के पहचान लेंगे कि वास्तव में व्यापारी क्या चाहता है, और देने वाला भी क्या बोलते हैं वो आसानी से वही सामान दे देगा। और क्वांटिटी की समझ और एक तरह से यूनिट्स की समझ थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हर जगह वैसे ही रहेगी, तो इससे ट्रेड में अलग अलग सभ्यताओं में ट्रेड की इफ़िशियंसी और टैक्सेशन का सिस्टम सब कुछ एकदम अच्छा रहेगा। और एक ही स्क्रिप्ट एक ही सिंबल अलग अलग सभ्यताओं में सालों हजारों सालों हमेशा कंटिन्यू रहेगी, और सिंबल्स की ये समझ दूसरी जगह दूसरे पोर्ट में अगर मेसोपोटामिया या दूसरे पोर्ट में है तो उसी हिसाब से वही सील यूज हो जाएगी, और उसी से क्या बोलते हैं, और उसी तरह की सील अगर हर एक व्यापारी ने 4 सामान लिए तो उसके 6-7 सिंबल जो भी बने कुल मिलाकर 4 कॉम्प्लेक्स या कुछ यूनिट भी दिखा रहे हैं या जो भी, उन सिंबलों से ही काम चल जाएगा, और वो मोहर उसके सामानों में लगी होगी तो पोर्ट पे वो सारे सिंबल वाले सामान एक तरफ हो जाएंगे, और इस हिसाब से सील की एक कॉपी जो वो अपने पोर्ट में दे देगा तो वहाँ भी टैक्सेशन अच्छे से हो जाएगा। दरअसल हम जो सिंधु घाटी सभ्यता की स्क्रिप्ट को
जो देख रहे हैं यूटिलियन प्रिंसिपल के आधार पर देख रहे हैं। उसकी स्क्रिप्ट के बीच में जो सेंट्रल थीम हम रिवर और उसके पीछे क्या बोलते और रिवर ट्रिब्यूटरी मॉडल देख रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं रिवर का जो उपयोग सभ्यता ने किया और जो उसकी समझ आई और उसके ज़रिए जो नेचर का समझा, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की स्क्रिप्ट को अगर समझना है जो कई कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी लिए हुए हैं और चूँकि सील्स का प्रयोग है तो सिंबल्स कम हैं, इसलिए आप इसे कंप्यूटरल एनालिसिस या एआई इत्यादि में चूँकि क्या बोलते हैं कम ही सिंबल ही पूरा एक लाइन बना रहे हैं तो अर्थ निकालना भी मुश्किल है इत्यादि ये सब। प्लस यही नहीं, इसलिए भी सिंधु घाटी सभ्यता थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ये ट्रेड के लिए ये स्क्रिप्ट लिखी गई थी। तो मैं भी अगर मेसोपोटामिया में अगर उस समय जहाँ कुछ किंग सिस्टम था या कोई दूसरी और सभ्यता में कोई ऐसा प्रोडक्ट था, ऐसा नाम था जो क्या बोलते हैं वहीं का प्रोडक्ट है, तो उनके नाम को कहीं ना कहीं अपने नाम से उनका कोई लेना देना नहीं होगा उस लैंग्वेज से, लेकिन अपने स्क्रिप्ट में वो सिंबल भी बन सकते हैं। कभी कभी चूँकि प्रोडक्ट हमारा है, ये नाम हमारा है, तो मैं भी कोई अलग सभ्यता इसके लिए ट्रेड में जो सिंबल बनवानी चाहती वो अपनी लैंग्वेज में अपने अक्षर्स को यूज कर कर बनवा सकती है, उसको अंकित कर सकती है। आखिर सील को रिप्रेजेंट करना है कॉमोडिटी, और सिंबल और ग्रुप ऑफ सिंबल्स अगर क्या बोलते हैं अथॉरिटीज पहचान ले, व्यापारी पहचान ले या अगले लोग पहचान ले, और कोई ऐसी कॉमन चीज़ है, ऐसा कोई कॉमन नाम है जो मेसोपोटामिया सेंट्रल एशिया में ही है ना, स्पेशल है, तो उसके जो भी नाम उसी दूसरी लिपि में लिखा गया है ना, तो उसको अपनी सील पे अगर यहाँ लिख लिया जाए और उसी नाम से हम परिचित हो जाएं क्रिकेट, रेल इत्यादि की तरह ना, तो उसको एकोमोडेट करने पे और सिंबल को भले ही व्याकरण ना समझे लेकिन सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और सिंबल कौन सा प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना परिचय काफ़ी है, सफिशियंट है ना व्यापार के लिए। भले ही यहाँ उसकी ग्रामर ना समझी जा सके या वो क्या बोलते हैं एग्जैक्टली वो हमारा नाम ना हो, लेकिन नाम वो एक्चुअली में प्रचलित है हर जगह। तो इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी आ सकती है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी सिंबल्स मिले हुए हैं, अगर वो कोई या ग्रुप ऑफ सिंबल या एक सिंबल जो भी सील पे मिले हुए हैं, उनको पहले रीजनल फील्ड एनालिसिस करनी होगी। अलग अलग सिंबल्स को कौन कौन क्षेत्र में एक अलग कितनी सीलें मिली हुई हैं और किस एरिया में ज़्यादा सील हैं, और अगर वहाँ ज़्यादा सिंबल्स भी टोटल मिलते हैं तो कहीं ना कहीं वो मार्केट प्लेस है, तो डेसिफर में मदद नहीं मिलेगी। लेकिन किसी एरिया में ज़्यादा सील है लेकिन कहीं ना कहीं सिंबल्स टोटल कम हैं उसके मुकाबले, तो कहीं ना कहीं वहाँ स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिल सकता है, और उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट और उसके करस्पॉन्डिंग पुराना नाम और उससे कल्चर संबंधित इंफॉर्मेशन से हम उस सिंबल को एक सटीक वैल्यू दे सकते हैं, इनिशियल वैल्यू दे सकते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स सिंबल है तो अगर उसका कोई पुराना नाम अगर उसको वैल्यू दे दें उसी की लैंग्वेज में कहीं ना कहीं ओवरऑल वो कॉम्प्लेक्स सिंबल कौन सा नाम अगर बता रहा है और बड़ा नाम है और कॉम्प्लेक्स सिंबल है तो कहीं ना कहीं कई अक्षर मिल सकते हैं। इसी तरह से कहीं पे अगर कम सील है लेकिन कम ही सिंबल हैं, लेकिन वो सिंबल सिंपल है, कुछ कम ही सिंबल हैं, कम सील है, और सिंबल्स मान लीजिए जो अलग अलग तरह के हैं वो कम ही हैं ना, और तो वहाँ पर क्या हो सकता है, और मान लीजिए वो ग्रुप ऑफ कुछ सिंबल्स हैं जो कम सिंबल्स हैं, वो कम तो हैं लेकिन कुछ ग्रुप ऑफ सिंबल्स हैं ना कि कॉम्प्लेक्स सिंबल है, और इस तरह के जो ग्रुप ऑफ सिंबल्स हैं वो बहुत कम है टोटल संख्या में, अलग अलग सिंबल्स मतलब कम हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ रेयर प्रोडक्ट जो रेयर लोग ले रहे हैं, लेकिन क्या बोलते हैं चूँकि अलग अलग सिंबल्स में हैं, अगर उस प्रोडक्ट से रिलेट कर दें तो कहीं ना कहीं सिंपल व्याकरण भी क्या बोलते हैं एक सिंगल कैरेक्टर कौन सी ध्वनि क्या चीज़ बताना चाहता है वो भी हमको मिल सकता है। तो ये डाटा कि सिंपल सिंबल्स का क्या व्याकरण है, सिंपल सिंबल्स क्या ध्वनि है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक कॉम्प्लेक्स सिंबल किस वस्तु को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से नाम को, तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें मिलकर कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स सिंबल किस तरह से सिंपल
सिंबल्स के जरिए, उनके व्याकरण के जरिए पत्थरों के कारीगर में उन्होंने उस व्याकरण को यूज कर कर कैसे उन सिंपल सिंबल्स को यूज कर कर कैसे वो कॉम्प्लेक्स सिंबल बनाया है, और वो कॉम्प्लेक्स सिंबल वास्तव में क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ताकि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कम से कम जगह पे लिखी जा सके पत्थरों के कारीगर के द्वारा, जो व्यापारी भी हैं, इंटरप्रीटर भी हैं। तो ये सब चीज़ें फिर इस तरह से हम कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता की सील्स को पढ़ सकते हैं। लेकिन इतनी ट्रेड के लिए इफ़िशियंसी, ट्रेड के लिए सभ्यता, ज़रूरतों के अनुसार, और ज़रूरतों के अनुसार रिवर की मतलब अध्ययन, और उसी तरह ड्रेनेज सिस्टम, और उसी तरह से पत्थरों में इतनी कार्यकुशलता, और बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग में अच्छे अच्छे जेम्स ज्वेलरी का जब सिंधु घाटी सभ्यता वहाँ पे किसी न किसी कारण, चाहे आप समझ कोरोना जैसी महामारी हो, या बहुत ज़्यादा जंगल काट दिए हों, रेगिस्तान हो गया हो, मानसून शिफ्ट कर लिया गया हो, या वाल्कनो, या क्या बोलते हैं, जो भी चीज़ें हों, लेकिन 3000-4000 साइट्स वाली और पूरी सभ्यता जो फैली हुई है, कहीं ना कहीं वो एकाएक नहीं ख़त्म हो सकती है। कहीं ना कहीं वो मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई होगी, व्यापार केंद्र की यूटिलिटी कम हो गई होगी, तो वो कहीं ना कहीं फिर से वो अपने मदर प्लेसेस में, लेकिन जहाँ तमिलनाडु इत्यादि में बाद की सेंचुरीज में भी ट्रेड चालू रहा, कहीं ना कहीं जब उस शहरी कल्चर से मोह भंग हुआ होगा, तो फिर से वो ग्रामीण आंचल में लोकल पॉपुलेशन वहीं पे शिफ्ट हो गए होंगे। और पहाड़ों पे जो कारीगर हैं, जो जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखी इत्यादि, वो तो जो लिखी, लेकिन जो ग्राउंड में जा रहे थे लोग, जो मैदान में जा रहे थे, जब वो खेती किसानी में मस्त हो गए कहीं ना कहीं, और जिनके पास लिखने के लिए पहाड़ नहीं थे, पहाड़ से काफ़ी दूर थे, तो वो अपने नाती बच्चे और लोगों को कैसे याद करेंगे। तो कहीं ना कहीं उसके लिए ध्वनि इम्पॉर्टेंट थी, स्वर इम्पॉर्टेंट थे। तो साथ ही साथ जिस हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता इंडस स्क्रिप्ट डेवलप हो रही थी, जिसकी मदर लैंग्वेज कहीं ना कहीं प्रोटो तमिल टाइप थी, तो उसी तरह मैदान में कहीं ना कहीं विस्तृत मैदान में नॉर्थ में तो और विस्तृत मैदान है, लेकिन उस तरह के पहाड़ नहीं है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर स्वर ध्वनि की भी अपनी एक लैंग्वेज, जो जनरेशन से जनरेशन श्रुति के माध्यम से पहुँच रही थी, वो भी डेवलप हो रही थी। लेकिन ये दोनों, संस्कृत हो या सिंधु घाटी की सभ्यता की सील पे स्क्रिप्ट हो, ये पैरेलली चल रही थी, और इनके पीछे यहीं के लोग और उनके एंसेस्टर्स और उनके अलग अलग ट्राइब्स हैं, और जो कहीं ना कहीं उन पे लोकल इफ़ेक्ट्स कहीं ना कहीं समय के साथ आते गए हैं, उनकी लैंग्वेज में, उनकी भाषा में इत्यादि में। सिंधु घाटी सभ्यता के सील्स में हम हॉर्स नहीं पाते हैं, हम चावल क्या बोलते हैं नहीं कल्चर में उनके पाते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं ना। और इसी तरह से ऋग्वैदिक लिटरेचर में, जिसको आर्यन कल्चर हम कहते हैं, जो 500 सिंधु घाटी सभ्यता अगर 1800 में ख़त्म हो गई, और ये 1200-1300 में आर्यन सिविलाइजेशन आई, और ऋग्वैदिक हाइम्स का जब कंपोजिशन हुआ, तो उसमें हॉर्स पाते हैं, और क्या बोलते हैं उसमें चावल का गुणगान नहीं पाते हैं इनिशियल हाइव में, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता हाथी नहीं पाते हैं हम ऋग्वेद में शुरुआती हाइम्स में ना। तो इससे ये नहीं साबित हो जाता कि आर्यन सिविलाइजेशन अलग है और सिंधु घाटी सभ्यता अलग है, आर्यन सिविलाइजेशन बाद में आई, बाहर से आई इत्यादि, ये सब नहीं साबित होता। इससे यही साबित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जब ख़त्म हो रही थी कम से कम 1800 BC तक, तो तब तक कम से कम क्या बोलते हैं, हमारे लोगों को हॉर्स की नॉलेज या सेंट्रल एशिया से वो नहीं आए थे, उनकी नॉलेज नहीं थी, या उतने वो डोमिनेंट नहीं थे। प्लस जो भी लैंग्वेज स्वर ध्वनि उसके में लूज में डेवलप हो रही थी संस्कृत के रूप में, कुछ विशिष्ट लोगों में, क्योंकि जनरेशन से जनरेशन ध्वनि और ध्वनि के बीच में आपस में सामंजस्य, लय, ताल, ये इतना आसान नहीं था। उसके लिए भी बहुत प्रैक्टिस इत्यादि, एकांत इत्यादि और फ्रीडम चाहिए थी अलग तरह की। तो कहीं ना कहीं वो संस्कृत जो डेवलप हो रही थी, वो ग्रुप पॉकेट्स में डेवलप हो रही थी पहाड़ों की इंडस स्क्रिप्ट के साथ, लेकिन जो यूज में थी वो एक्चुअली में ट्रेड, व्यापार और हर चीज़ देखते हुए जनरल पब्लिक में वो हमेशा इंडस स्क्रिप्ट और उसके पीछे जो लोकल लैंग्वेज है वो वही थी। और उस लोकल लैंग्वेज अगर प्रोटो तमिल है, तो अगर वो नॉर्थ में जा रही है, तो कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया के जो डायलेक्ट हैं, एनवायरनमेंट का इफेक्ट है, उन्होंने उसको भी प्रभावित
किया होगा, लेकिन सील बनाते समय यूनिफॉर्मिटी रहे तो लोकल तमिल का जो ओरिजिन साउथ में है, जो हम प्रपोज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हमेशा कंटिन्यू रही होगी हजारों साल तक। लेकिन सील्स में संस्कृत जो बाद में वैदिक संस्कृति या 1200 BC में जो हार्स और लोहा या भाला या इस रथ या हम कहें हाथी इत्यादि का जिक्र सील्स में न होना सिंधु घाटी सभ्यता में, इससे ये नहीं होता है कि ये दोनों सभ्यताएं अलग अलग हैं, बल्कि संस्कृत की जो उस समय रही होगी 1800 BC पे संस्कृत लैंग्वेज की समझ, जुबानी लैंग्वेज की समझ, उससे संबंधित ग्रामर की समझ, कैसे शब्द को इत्यादि को जोड़ सकते हैं कुछ विशिष्ट लोगों में जो अपने ही लोग थे ना, तो लेकिन वो क्या बोलते हैं, वो ग्रामरियन सेंस में ही वो समझ रही होगी। वो लैंग्वेज जो भी थी वो ग्रामर ज़्यादा थी संस्कृत की, वो ना कि वो लैंग्वेज लिटरेचर को या चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही थी। इसलिए सील्स में क्या बोलते हैं आप, हाथी या क्या बोलते हैं सील्स में आप क्या बोलते हैं, यहीं की चीज़ें देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता में जो यहाँ पाए जा रहे हैं। और वास्तव में ये घोड़ा और चावल ये क्या बोलते हैं आर्यन सिविलाइजेशन की चीज़ें जो बाद में आई हैं ना, उन चीज़ों को वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो संस्कृत कभी भी डोमिनेटिंग लैंग्वेज नहीं थी, वो ग्रामर की स्थिति में थी जब सिंधु घाटी सभ्यता की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। उसका महत्व ग्रामर का था, ना कि चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का। वो बात अलग है कि जब 1800 BC के बाद वो सभ्यता ख़त्म हो गई और किसी एक पॉकेट में जहाँ संस्कृत थी, मोस्ट प्रोबेबली मध्य एशिया या सेंट्रल एशिया के मध्य कुछ पॉकेट में अपने लोगों के मध्य, जहाँ हाथी इत्यादि या शुष्क मौसम था, चावल इत्यादि लोगों के पास मतलब उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं था। और 1800 BC के बाद सभ्यता जब एकदम तरह से कहीं ना कहीं साउथ में सिकुड़ गई होगी ना, तो इन परिस्थितियों में कुछ जनरेशन्स की मेमोरी में संस्कृत तो रही होगी, लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता की जो भी चीज़ें हैं वो घटने लगी और एनवायरनमेंट भी इस तरह का था। तो उस समय कहीं ना कहीं से सेंट्रल एशिया से हॉर्स है या रथ है इत्यादि जो भी चीज़ों से वो इंटरेक्ट किए, तो कहीं ना कहीं से और जिस फ्लो को उन्होंने पहचाना, तो उस समय तक संस्कृत जो है वो ग्रामर से फिर कहीं ना कहीं लैंग्वेज का रूप ले रही थी और चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही थी। और ग्रामर और लोकल जबान मिलकर, लोकल भाषा मिलकर कहीं ना कहीं चीज़ों को नई तरह से डिफ़ाइन कर रहे थे, उनको नए नए नाम दे रहे थे। इसलिए जो पुरानी लैंग्वेज है उसका जो एनवायरनमेंट के अपेक्षा वेरिएशन है, उसके ऊपर संस्कृत नॉर्दर्न इंडिया के पार्ट पे हावी हो गई और मतलब कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव छोड़ा, जो बाद में प्राकृतिक या दूसरी अन्य लैंग्वेजेस में जन्मी। लेकिन जो प्रोटो तमिल लैंग्वेज थी वो दक्षिण में, और चूँकि व्यापार इत्यादि बात के सेंचुरी के शुरुआती दिनों में आप देख ही रहे हैं, तब भी तमिलनाडु इत्यादि से पल्लवा और दूसरे किंगडम से विश्व में व्यापार स्पेशियस मेटल्स और इत्यादि में उसी तरह चल रहा था। तो कहीं ना कहीं उस पर भी संस्कृत का प्रभाव समय के साथ और बढ़ा होगा, लेकिन उससे कहीं अधिक उन परिस्थितियों में जहाँ पहाड़, प्लेट्यू इत्यादि क्या बोलते हैं जो ओरिजिनेटिंग प्लेस है, और वहाँ पर भले ही ट्रेड कम हो गया तो वो सारे 3000 ट्रेड सेंटर्स हटाने पड़े या वहाँ से चले आए, लेकिन अपने एरियाज में पहाड़ों के मध्य कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता जीवित थी। और प्रोटो तमिल जो है वो कहीं ना कहीं तमिल के फॉर्म में आई, और जो उन्होंने देवनागरी ब्राह्मी लिपि यूज की वो कहीं ना कहीं वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही थी। लिपि लिखने की कला और पत्थरों पे लिखना जो लंबे समय तक रहे, ये ट्रेंड अशोक के समय भी वो था, और संस्कृति उसके इन प्रभाव के बावजूद भी डोमिनेटिंग लैंग्वेज नहीं बन पाई। इसीलिए अशोक के भी जो इनक्रिप्शंस हैं वो कहीं ना कहीं ब्राह्मी में ज़्यादा हैं, ब्राह्मी लिपि में ही है, लिपि ब्राह्मी ही है क्योंकि वही इंदस की ही लिपि है, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक में है, पाली में है ना। और वहीं दक्षिण में ब्राह्मी लिपि का यूज है, और दूसरी साउथ की लैंग्वेज जो डेवलप हुई, संस्कृत का कुछ ना कुछ असर था लेकिन इस हद तक नहीं।
तो और मजबूत होती गई ये लैंग्वेज लिपि, लेकिन क्या बोलते हैं प्रोटो तमिल ब्राह्मी, जो ब्राह्मी से और इसके ये कहीं ना कहीं सिंधु घाटी की सभ्यता से है। संस्कृत कुछ हद तक कुछ उसमें थी और भी डेवलप हुई, और ग्रामर से कहीं ना कहीं लैंग्वेज की तरफ डेवलप हुई। तो इसीलिए जब हॉर्स इत्यादि और ये सब चीज़ें वो जब उनको मिली या उनके सामंजस्य में आए और लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं शुरुआती हाइम्स में हॉर्स और उस दौर में जो ग्राम से रिलेटेड देवी देवता हैं ना, नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्राम मतलब क्या बोलते हैं, ग्रामीण के सूरज हैं, अग्नि हैं, हवा है, प्राकृतिक एनवायरनमेंट, कहीं ना कहीं शहर की महामारी जो सिंधु घाटी सभ्यता ने झेली और जो कहीं ना कहीं चीज़ों को झोला, तो प्रकृति के ज़्यादा उपासक थे, प्रकृति के तरफ विगर था, और घोड़े रथ इत्यादि ने उनको नई जो शक्ति थी, और उस समय संस्कृत ग्रामर से कहीं अधिक लैंग्वेज की तरफ डेवलप हो रही थी। तो इसलिए हाइम्स में हम ये सब चीज़ें, ऋग्वेदिक हाइम्स जो उस 1200 BC के करीब बनी और लैंग्वेज में वो प्रदर्शित होने लगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आर्यन सिविलाइजेशन और सिंधु घाटी की सभ्यताएं अलग अलग हैं, और ना ही क्या बोलते हैं ये डिफरेंस जो है वो समझ का डिफरेंस है कि हम समझा नहीं पाए कि सिंधु घाटी सभ्यता जब उसकी स्क्रिप्ट लिखी गई सील्स पर, तो कहीं ना कहीं संस्कृत जो थी वो ग्रामर की तरह थी, और ग्रामर ने कुछ हद तक सील्स जो स्क्रिप्ट है उसको प्रभावित भी किया होगा। इसीलिए कुछ जॉइंट सिंबल्स भी आप सिंधु घाटी सभ्यता में देख सकते हैं, जो सेट बना सके, नारी प्रधान, नारदी का परिधान, और जो वो पहने वो सारे सेट एक साथ आ जाएं, तो यहाँ पर व्यापारियों को बहुत सुविधा हो जाएगी एक कॉम्प्लेक्स सिंबल के जरिए, और जोड़ने की कला कहीं ना कहीं वो संस्कृत से आएगी ना, उससे आएगी। इसी तरह से जब मैदान में ज़्यादा रहने लगे, तो पहाड़ पे तो ऊपर से नीचे नदी बहती है कई टुकड़ों में, फिर वो ब्रेक होती है, तो ब्राह्मी लिपि में नीचे ही कई टुकड़ों मतलब वर्टिकल लाइन के नीचे ही चीज़ें क्या बोलते हैं ब्रेक होती हैं, अक्षर मुड़ते हैं। लेकिन क्या बोलते हैं मैदानों में चूँकि नदियाँ कर्व भी लेने लगती हैं, तो इसलिए नीचे की तरफ मुड़ते हुए वो कर्व ले सकती हैं, ला बना सकती हैं या का बना सकती हैं, या घूम के क्या बोलते हैं तालाब बना ले तो ना का वो गोला बना सकती हैं, इस तरह से। और इसी तरह से चूँकि नदी ग्राउंड में हॉरिजेंटल फ्लो करती है, तो फ्लो एक तरह से दिखाता है, तो एक तरह से देवनागरी लिपि में, हिंदी में आप देख सकते हैं जो हॉरिजेंटल लाइन है कहीं ना कहीं वो नदी के फ्लो को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। अंतिम में जो खड़ी लाइन है, जो लाइन की अंत को बता रहा है, एक सेंटेंस पूरा हो गया है, तो खड़ी लाइन वो खेती किसानी में जो मेड़ बनाई उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर दो के लिए दो हॉरिजेंटल लाइनें हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो दो लाइनों के मध्य वो जो दो लाइनें हैं वो नदी के मध्य जो दो नंबर है, और हिंदी में या किसी मतलब नॉर्थ इंडिया की लैंग्वेज में उसके लिए दो लाइनें हॉरिजेंटल हैं, तो कहीं ना कहीं वो नदियों के दो सिरों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और बीच में नदी बह रही है ना। तो इस तरह से आप चीज़ों को मतलब वेरिएशंस जो बेसिक जो रिवर ट्रिब्यूटरी मॉडल में वो जुड़ते गए, और वो इस तरह से वेरिएशंस अलग अलग आते गए। और इस मध्य जब पांडुलिपि और कहीं ना कहीं कागज़ इत्यादि और इंक पिंक की सुविधा हो गई इस तरह की, तो कहीं ना कहीं राइटिंग स्किल्स और बढ़ी। पत्थर में इतना लिखना आसान नहीं था, और जो कारीगरी हो तो कहीं ना कहीं और बनावट और वेरिएशंस अलग अलग स्क्रिप्ट में आई। लेकिन सेंट्रल थीम इंडियन स्क्रिप्ट की है, इंडियन लैंग्वेजेस में तमिल हो चाहे देवनागरी, और कहीं ना कहीं समय के साथ उसमें अलग अलग परिवर्तन भी होते रहे, वो जो नेचुरल भी दिखते हैं। लेकिन जो सिंधु घाटी स्क्रिप्ट है जो सीलों पे लिखी गई, जो व्यापार के लिए बनाई गई, और जो पत्थरों के कारीगरों के द्वारा ही, और वही इंटरप्रीटर, वही व्यापारी, और उनका एक अनुभव लंबा इतिहास 50,000 सालों का से लेकर 10,000 सालों का तक, क्योंकि उसी तरह के जो सिंबल्स पत्थर के ये सब हर जगह अलग अलग साइट्स पे मिल भी रहे हैं ना, और नदी की अंडरस्टैंडिंग, और इस तरह से ऊंचाई पे शहर बताना, और अच्छे ड्रेनेज सिस्टम इत्यादि, ये और कुछ नहीं सो करता है कि जो लैंग्वेज है सिंधु घाटी सभ्यता की, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो है वो प्रोटो तमिल लैंग्वेज डोमिनेट कर रही है। आपको उस समय की दूसरी लैंग्वेजेस से कुछ इफ़ेक्ट हुआ होगा, अपनी ही संस्कृत की ग्रामर से कुछ इफ़ेक्ट हुआ होगा,
जो बाद में और हुआ और कहीं ना कहीं लैंग्वेज में भी दिखी, कहीं ना कहीं लोकल लैंग्वेज को प्राकृतिक में नॉर्थ इंडिया में, और दूसरी तरफ उस साउथ इंडिया की स्क्रिप्ट में भी कहीं ना कहीं उन्होंने, जो ब्राह्मी से ही है उसमें भी कुछ ग्रामर के इफ़ेक्ट आप देख सकते हैं अलग फॉर्म में या होंगे ना, लेकिन साउथ इंडिया में चूँकि अपने ओरिजिन के करीब थी तो इसलिए प्रोटो तमिल, तमिल और दूसरी द्रविडियन भाषा में डेवलप हुई। लेकिन इंडिया जो इसके बावजूद भी सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्क्रिप्ट है, चूँकि कमोडिटी और ट्रेड को रिप्रेजेंट कर रही है, सहूलियत को रिप्रेजेंट कर रही है, तो फॉरेन स्क्रिप्ट के सिंबल या फॉरेन स्क्रिप्ट में लिखे गए कोई स्पेशल शब्द या अलग अलग लैंग्वेजेस के अलग अलग नामों के या उसके कल्चर के कुछ एस्पेक्ट्स ना, लेकिन उसको अपनी समझ से और सहमति से एक डेमोक्रेटिक वे में और एक तरह से जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन की बैठी वैसे सालों एक सहमति मोहनजोदड़ो के सेंट्रल हॉल में होती होगी ना, इत्यादि इन सब चीज़ों की जो चीज़ है और जो ग्रेट बात कहीं ना कहीं वो भी एक कल्चर का ही एस्पेक्ट है। क्या बोलते हैं, जो भी चीज़ें चूँकि गांव की सभ्यता से हम दूर या वहीं कहीं पहाड़ रहा हो, बाद में ड्रेनेज सिस्टम डेवलप करते समय उसमें पानी सूख गया हो तो फिर से उसकी व्यवस्था की गई हो ताकि जो नदी या तालाब की रिचुअल है इत्यादि है वो बनी रह सके, या कहीं ना कहीं सहूलियत के लिए भी छोटे छोटे जो मूर्तियां हैं वो गॉड्स का काम करने लगे कि रात भर माल आ रहा है तो व्यापारी सवेरे कैसे पूजा करेगा, वो सब भी रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सिंधु घाटी की जो स्क्रिप्ट है उसमें डोमिनेंट जो लैंग्वेज है वो प्रोटो तमिल हो सकती है। ऑफ कोर्स दूसरी यहीं सब कॉन्टिनेंट की लैंग्वेज या सेंट्रल एशिया की लैंग्वेज, और जिस तरह से आज हम देश की बाउंड्रीज़ को देख रहे हैं उस समय देश की बाउंड्रीज इतनी नहीं थी, में भी ये बाउंड्रीज़ जो है बाउंड्रीज के पार ये पूरा कल्चर इत्यादि ना इतना उस तरह का किंग सिस्टम भी नहीं था, उस तरह का क्षेत्रवाद भी नहीं था। ऑफ कोर्स जहाँ पे शुष्क मौसम है, जहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बचाना है वहाँ किंग सिस्टम हो सकता है, वहाँ रोजोटा स्टोन्स इत्यादि या राजा या बड़े बड़े टेम्पल उनके बखान के लिए तब बनाए जा सकते हैं। लेकिन हमारी सभ्यता जो थी सिंधु घाटी सभ्यता वो ट्रेड पे आधारित थी, यूटिलिटी पे आधारित थी, और सभ्यता की ओरिजिन कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि सभ्यता जो डेवलप होती है वो अपनी ज़रूरतों के अनुसार डेवलप होती है, और कहीं ना कहीं हंटिंग गैदरिंग के लिए टूल्स बनाए पहाड़ों पर अपने बचाव के लिए, और फिर उन्होंने ज़मीन पे कदम रखा, खेती किसानी के लिए टूल बनाए, लेकिन वहाँ कमी नहीं थी तो उनको बचाना नहीं था खेती किसानी को, तो वो अपने पहाड़ों से ही नए नए टूल्स इत्यादि बनाने लगे, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के रूप में अपने को डेवलप किया। और यही सब चीज़ें ड्रेनेज सिस्टम और उसी पे लिखने की काबिलियत और अपनी सोच समझ जो दिया उसको स्क्रिप्ट में अंकित किया, और उसी के साथ वो कंटिन्यूटी वे में चलते रहे। और फर्दर नॉर्थ में कहीं ना कहीं व्यापार के लिए उन्होंने अपने शहर और बीच में अलग अलग जगह बसाए ताकि दूसरी सभ्यताओं से अच्छे से इंटरेक्ट कर सके और प्रोडक्ट एक्सचेंज इत्यादि कर सके। लेकिन जो स्क्रिप्ट है डोमिनेंट वाइज साउथ द्रविडियन साउथ तमिल, लेकिन दूसरी लैंग्वेजेस का कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट और उनकी स्क्रिप्ट का भी इफ़ेक्ट और अपनी ही संस्कृत का ग्रामेरियन इफ़ेक्ट इत्यादि आप उसमें देख सकते हैं। इसलिए एकदम एक ही अप्रोच से अगर हम लग जाएं कि प्योरली संस्कृत के अप्रोच से लग जाएं, कुछ सिंबल मिल जाए और कुछ कॉमन मतलब संस्कृत के ध्वनि के अनुसार या जो मेसोपोटामिया से कुछ सिंबल मिल जाएं और उसकी ध्वनि के अनुसार एक्चुअली में हमको कोई चीज़ें मिल जाएं तो और उससे हम पूरी स्क्रिप्ट पढ़ लें तो ये गलत होगा, क्योंकि हम स्पेसिफिक टूल से इस जो एक कॉन्सेक्सस की स्क्रिप्ट है अलग अलग सभ्यताओं के मध्य उसको पढ़ेंगे तो उसको फ्लो को नहीं पढ़ पाएंगे, और अगर हम फ्लो में ही मस्त हो जाएंगे तो ओरिजिन्स पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। एक तरह से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की अप्रोच को कहीं ना कहीं हिसाब से सिंधु घाटी की सभ्यता की स्क्रिप्ट को पढ़ना पड़ेगा आपको। इस अनसर्टेनिटी के मध्य भी हम ये कह सकते हैं कि 90% या 80% जो डोमिनेंट वॉइस है वो प्रोटो तमिल हो सकती है, लेकिन कहाँ क्या है, कैसे ब्रेकअप इत्यादि होगा, इसके लिए ग्रुप ऑन फील्ड एनालिसिस और इसके लिए जो भी हमने 1 महीने तक जो भी फेसबुक पे वीडियोज़ हैं उसको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उस हिसाब से हमको
आगे बढ़ना पड़ेगा। ऑफकोर्स एआई की टेक्निक, ऑफकोर्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इत्यादि की टेक्निक, उनको आप कोई भी फैक्ट्स दे दीजिए और इतनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज से जहाँ 500 से 600 700 सिंबल्स अलग अलग पाए गए हैं ना, तो कुछ सिंबलों से कोई फैक्ट देते हुए आप कुछ 40-50 सिंबल पढ़ भी लें तो वो रियलिटी नहीं शो करेगा, वो यूटिलिटी इन सिंबल्स की नहीं शो करेगा। और सभ्यता जो विकसित होती है वो अपनी ज़रूरतों के अनुसार विकसित होती है। आपको पहली ज़रूरत थी टूल्स बनाना, दूसरी ज़रूरत थी खेती करना। आपको खेती की रक्षा नहीं बल्कि उन्हीं टूल्स के ज़रिए मैन्युफैक्चरिंग हब, व्यापार, अपने शहर बनाना क्या बोलते हैं, और उन शहरों को जो पत्थर के कारीगरों के द्वारा फिर प्रोडक्ट इत्यादि ये सब करना। फिर कहीं ना कहीं धर्म की आवश्यकता तो छोटी छोटी मूर्ति बना लेना, या कहीं और थोड़ी और जब हमारी मोस्लो लॉ के अनुसार और नीड्स वो हुई तो क्या पता धर्म और थोड़ा जागा हो, कुछ कल्चरल आस्पेक्ट दूसरे के भी लेने पड़ गए हों, या जो स्वास्तिक का चिन्ह है वो एक्चुअली में उसको मैन्युफैक्चरिंग से जोड़िए तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्चुअली में स्वास्तिक का ये चिन्ह कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल की इनपुट को या डाइवर्स वाइसेस की इनपुट को, और जब वो घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में तो वो कटोरा क्या बोलते हैं पलट जाएगा, और जो नई चीज़ आएगी, प्रोडक्ट आएगा, वो मैन्युफैक्चरिंग को रिप्रेजेंट करेगा, वो सिंथेसिस को रिप्रेजेंट करेगा डाइवर्स वाइसेस के मध्य, और जो सुख समृद्धि शुभ लाभ जो आज तक भारतीय सभ्यता में उसको रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन सब कुछ बहुत बनाया पत्थरों से, बहुत जंगल काटे, बहुत सोफिस्टिकेटेड लाइफ है, लेकिन पर्यावरण का नुकसान हुआ, जानवर को मास्टर किया, सब कुछ किया, खतरे में आ गए, तो पशुपति शिवा के रूप में योगिक पोस्चर में जो बैठे हैं वो सृष्टि से संवाद कर रहे हैं, जानवरों से संवाद कर रहे हैं, और जो उनके हाथ में चूड़ियाँ हैं या कुछ और दूसरे चीज़ें हैं, बीड्स इत्यादि हैं, वो कहीं ना कहीं शो कर रहे हैं कि जो मटेरियलिस्टिक कल्चर है उनको कहीं ना कहीं नेचर के साथ या जीव जंतुओं के साथ संवाद में रहना है, उसकी जिम्मेदारी मनुष्य पे है। ये तभी संभव होगा जब मनुष्य अपनी रूट्स को ना भूले और सभी को विजडम के साथ सुने। इसलिए वो योगिक पोस्चर में ये सारी चीज़ें एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को सुन रहे हैं, जो मैसेज देने की कोशिश वो कर रहे हैं, और वही कंटिन्यूटी आज पशुपति शिवा के रूप में या शिव के रूप में भी कल्चर आप इंडियन सभ्यता में भी देख सकते हैं। तो वैदिक सभ्यता के गुण जहाँ पर ध्वनि का उपयोग ज़्यादा है, मंत्रों का उपयोग ज़्यादा है, वो सूरज चांद और क्या बोलते हैं वायु अग्नि ये सब का है, कहीं ना कहीं ग्रामीण कंचा की विशेषता वो भी आप पाएंगे। इनको अलग अलग ना समझिए, क्योंकि कहीं पे भी मैसिव लड़ाई दोनों सिविलाइजेशन के मध्य, इतनी बड़ी लड़ाई की 3000-4000 साइट्स वाली सभ्यता, लाखों लोगों को, हज़ारों लोगों को पूरे सब कॉन्टिनेंट से मार के हटा दे, केंद्रित कर दे साउथ में, इस तरह के कोई कन्फ्लिक्ट या कोई भी चीज़ें नहीं मिली हैं उसके सबूत। और जेनेटिक एनालिसिस जो बता रही है कि ट्रेड सेंटर्स में चाहे साउथ इंडिया केलादी में जो मिले हों जेनेटिक अवशेष या जो भी अब तक मिले हैं, कहीं ना कहीं मिक्स्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। और अगर एक पूरे स्केलेटन की, आज ही एक वीडियो देख रहा था, अगर देखें तो डीएनए कहीं ना कहीं जो है हंटिंग गैदरर साउथ इंडिया के और कहीं ना कहीं ईरानियन प्लेटू में, जहाँ ज़्यादा नहीं जंगल काटने होंगे लेकिन हम पहाड़ों के मत हज़ारों साल से जो लोग ट्रांजिशन किए वही ट्राइब, वो वहाँ पे उनको खेती किसानी ज़्यादा न काटने पड़े, वो उसमें रह गए, लेकिन और रिसोर्स नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं ये दोनों डीएनए हंटिंग गैदरर्स और ईरानियन प्लेटू पे जो पुरानी ट्राइब है हज़ारों साल की, वो कहीं ना कहीं वो होना उस महिला में जो हरियाणा के पास एक साइट पे मिली है, जिनकी जेनेटिक एनालिसिस हुई है, वो कुछ और नहीं दर्शाता है। वो कहीं ना कहीं जो पत्थरों के कारीगर हज़ारों वर्षों से, 50,000 वर्षों से चित्र बनाते आए, 10,000 वर्षों तक भी वही चित्र बनाए, उसके बाद डेवलपमेंट इत्यादि और कंटिन्यूअस वे में उनकी स्क्रिप्ट, सिंधु स्क्रिप्ट, उनकी लैंग्वेज प्रोटो तमिल से आज कंटिन्यू हो गई, तमिल, हिंदी, देवनागरी स्क्रिप्ट, और बीच में ब्राह्मरी के माध्यम से अलग अलग उसमें ना, वो सब एक कल्चरल कंटिन्यूटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सिंथेसिस, कन्फ्लिक्ट से कहीं अधिक इक्विलिब्रियम इत्यादि को दर्शाता है। और स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं ट्रेड के लिखी गई, सामंजस्य के लिए लिखी गई, इफ़िशियंसी के लिए टैक्स कलेक्शन के लिए लिखी गई ना, और अलग अलग सभ्यताओं में कुछ ना कुछ समझौते के लिए भी लिखी गई। ये सब चीज़ों को कहीं ना कहीं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स के अनुसार और किसी एक कॉम्प्लेक्स सिंबल को हम अगर
किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी उसके पुराने नाम से जोड़ सकें, इसी तरह सिंपल सिंबल से बने किसी कमोडिटी को उससे जोड़ सकें। इन दोनों से अर्जित व्याकरण से हम स्क्रिप्ट को पूरी तरह पढ़ पाएंगे। और जो फॉरेन सिंबल हैं या जो अलग सिंबल हैं, अलग सभ्यता, अलग लैंग्वेज इत्यादि को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या कुछ अलग एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूनिट्स को, क्वांटिटी को इत्यादि को, या मछली है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सेट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनके साथ 6 लाइनें क्या रिप्रेजेंट करती हैं, 6 सेट जेवल्स को भी रिप्रेजेंट कर सकती हैं। मछली शुभ होती है, गाड़ दी जाती है मरे हुए लोगों के साथ, तो वो वो जिंदा लोगों के जेवल्स नहीं बल्कि डेथ लोगों के जेवल। और जैसे जैसे एक एक सेट बनता गया तो 1 लाइन खींचती गई, 2 लाइन खींचती गई, 3, फिर नीचे फिर उधर खींचती गई, तो सेट इत्यादि को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन प्लस का साइन क्या सिंधु घाटी सभ्यता में जो आयरन ग्रिड पैटर्न है रोड का उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और वो चौराहा इत्यादि को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके पीछे ग्रामर से कहीं ना कहीं अधिक वो पैटर्न चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहा है, या कहीं लाइन पे ऊपर 3 ऊपर के तीर ऊपर तरफ ना कि नीचे की तरफ, वो जब मैदान पे पेड़ों के इफ़ेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अलग अलग ट्रिब्यूटरीज मिल के भी रिवर बनाती हैं, कभी कभी पहाड़ पे ही, या उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बहुत चीज़ें, कभी कभी एक ही सिंबल ध्वनि के और व्याकरण उससे बनी शब्द को भी फसल रिप्रेजेंट कर सकता है, और एक ही सिंबल उसी के फिजिकल एस्पेक्ट्स को, जी हाँ, 3 लाइनें, एक हॉरिजेंटल, एक वर्टिकल लाइन नीचे, वो उसको भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो बहुत तरह हमारे फोर फादर्स बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट, बहुत ही इंजीनियस और बहुत ही टेक्निकल इत्यादि थे, और वो इस हद तक थे और इतना सोच सकते थे, इतने एफिशिएंट हो सकते थे। हम तो बहुत शायद पीछे रह गए, इसीलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता और उसके पीछे की स्क्रिप्ट को पूर्णता अभी तक नहीं पढ़ पाए। लेकिन हमारा क्लेम है कि ये प्रोटो तमिल है, डोमिनेंट है, अलग अलग कल्चर, अलग अलग स्पिरिट और पिक्टोग्राफिक भी हो सकती है, और लैंग्वेज ध्वनि पे आधारित भी हो सकती है, संस्कृत का भी इफेक्ट लिए हो सकती है, ऑल दीज चीज़ें, और कई सिंबल जुड़े मिले भी हैं ना, अलग अलग, और कुछ कंप्यूटर एनालिसिस और एआई टूल्स के यजनवर्धन जी ने जैसे शो किया, कुछ सिंबल कैसे मिल रहे हैं इत्यादि, ये सब। संस्कृत फॉरेन नहीं थी, अपनी ही एक ब्रांच थी, उसका यूज हुआ, आगे और बढ़ा इत्यादि ना, ये सब भी। लेकिन मुख्य चीज़ क्या है, जो इतनी चीज़ें जो मैं बोल पा रहा हूँ, उसके पीछे कहीं ना कहीं सभ्यता, और सभ्यता के पीछे कहीं ना कहीं सभ्यता अपनी ज़रूरतों के अनुसार आगे बढ़ती है, और उन ज़रूरतों के अनुसार, और सील पे लगी स्क्रिप्ट को हमको कंटेक्स्ट के अनुसार पढ़ना पड़ेगा। हमको उनको क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं कंटेक्स्ट क्या था, ट्रेड का था, और ट्रेड में कमोडिटी क्या थी, ट्रेड जो था वो रीजन से है, और रीजन में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ही मिल सकती हैं, 4 या 5 आइटम, 6 आइटम, 7 आइटम, 8 आइटम, तो इसीलिए 8 सिंबल्स या उससे वही उनके ग्रुप ऑफ सिंबल्स ही कहीं ना कहीं सील पे अंकित हैं। कभी कभी ज़्यादा समय उसी जगह रुक गए तो एक सिंबल रिपीट भी हो गया। तो रीजनल स्पेसिफिसिटी और ज़रूरतें और कम जगह और व्यापारिक लेन देन इत्यादि कहीं ना कहीं छोटे छोटी सिंबल्स के ग्रुप सील्स को वो रिप्रेजेंट करते हैं, और बड़े बड़े व्याख्यान उन सिंबल्स के ज़रिए, उसकी ज़रूरत नहीं थी, किंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं थी, बड़े बड़े टेम्पल्स थे, किसी की प्रशंसा की ज़रूरत नहीं थी, ज़्यादातर ये मेहनत कशों की लैंग्वेजेस थी, और वही वास्तव में ट्रेडर भी थे, और वही वास्तव में इंटरप्रीटर भी थे, साइंटिस्ट भी थे, इंजीनियर भी थे। जय हिंद, जय विश्व। थैंक यू सर। मिलते हैं सर। क्या मिलना है, फेसबुक पे लाइव वीडियोज़ मनीष जायसवाल के नाम से, और रीमा जायसवाल की आईडी है लेटेस्ट पेज पर, लेट्स मेक अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड पेज पर, फेसबुक पर लाइव वीडियो और डिटेल डिस्प्ले से। सर कैसे ये पूरा वीडियो जो बना है वो आगे ये डेवलप हुआ है ना, वो सब यूटिलिरियन अप्रोच से इंडस स्क्रिप्ट को कैसे हमने डेवलप किया है, उसको उसके पीछे क्लेम पे हम पहुँचे हैं ना। आप लाइव वीडियो देख सकते हैं जो शायद 1 महीने तक अवेलेबल रहेगा। ये वीडियो हम हमेशा के लिए अपनी बातों को रखना चाहते हैं, यूट्यूब तक पहुंचाना चाहते हैं स्पेशली, और फेसबुक तक, इसलिए ये वीडियो है। थैंक यू सर। और मेरी बहन रीमा का बहुत कंट्रीब्यूशन है, इसलिए उसका भी। हाँ, अगर तमिलनाडु गवर्नमेंट तक ये वीडियो पहुंच जाए तो हमारे इस क्लेम पर गौर करिएगा, और जो इनाम है उसमें हमारा हिस्सा ज़रूर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।